हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आपको मालूम ही है कि हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज शुरू की गई है उसका आज दूसरा अध्याय हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले अध्याय का आपको वीडियो अपलोड हो गया है। प्रश्न बैंक के जो पहला शीत युद्ध का दौर था उसके बाद आज हम द्विध्रुवता का अंत नामक जो पाठ है आपका उसको लेकर आए हैं। आप उनको पढ़ें और उसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर वाले जो आपको बता रहा हूं मैं वो आपके सामने उपस्थित उनको लेके आ रहा हूं। और भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ और आपको आवश्यकता है, कोई क्वेश्चन अगर डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्या का निराकरण करने का पूरा सहयोग करूंगा, प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ ज्योग्राफी की भी सीरीज शुरू हो चुकी है, तो ज्योग्राफी का भी पहला अध्याय अपलोड कर दिया गया है। मे भी आज या कल में ज्योग्राफी का सेकंड अध्याय अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आर्ट्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमने उपलब्ध करा दिए हैं। आप इन सभी को देखें और अपना पढ़ाई तैयार रखें, क्योंकि अभी तक संभावना ये है कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का ये उद्बोधन कोटेशन विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे पढ़ने में आ रहा है कि परीक्षाएं अवश्य करवाई जाएंगी बोर्ड की। हो सकता है वो मार्च अप्रैल तक खींच लें, तो आप शिथिल ना हो बच्चों, आप अपनी तैयारी जारी रखें। शीत युद्ध के बाद जो अगला पाठ है अपने पास उसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूं। इससे पहले मैं शीत युद्ध खोलूं फिर आपसे चर्चा करता हूं कि थोड़ा सा हमें शीत युद्ध के बारे में क्यों जानना चाहिए। और शीत युद्ध के जब हम जान लेंगे बच्चों तभी हम इस पाठ का दूसरे को हम पढ़ पाएंगे। तो आज ये द्विध्रुवता का अंत नामक पाठ है बच्चों, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे 2 मिनट, फिर आपको हम इसके बाद आगे पाठ के हिसाब से चलेंगे। आपको मैंने बताया था बच्चों के शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही शुरू हो चुका था। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। इंग्लैंड की जो एक मात्र शक्ति इससे पहले हुआ करती थी उस शक्ति का पतन हुआ और अब इसके स्थान अमेरिका और रूस, सोवियत संघ जिसको पहले बोलते थे उसने ले लिया। लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ दोनों द्वितीय विश्व युद्ध में एक ही खेमे से लड़ रहे थे, लेकिन ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए। अब प्रतिस्पर्धी बन गए उसके पीछे 2 बड़े कारण थे कि उसमें सबसे बड़ा कारण जो प्रतिस्पर्धी होने का था बच्चों कि ये 2 देश 2 विचारधाराओं को लेकर चल रहे थे। एक अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का पोषक था, नेतृत्व कर रहा था, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहा था। इसके अलावा अमेरिका में 2 दलीय शासन व्यवस्था थी और इसमें एक ही दल ताकतवर था। बोल्शेविक क्रांति के बाद जो रूस में समाजवाद बना उससे धीरे धीरे जब विश्व का माहौल बहुत कभी कभी ऐसा लगा कि अभी युद्ध संभावी है, क्यूबा संकट आपने पढ़ा अन्य चीजों पर, लेकिन 1991 के बाद सोवियत संघ का पतन हो गया। जो उसमें 15 गणराज्य थे वो धीरे धीरे अलग हो गए और इस तरह से प्यारे बच्चों एक अनिश्चितता का जो वातावरण था वो वातावरण धीरे से लोगों को आराम मिला, खत्म हुआ, कभी युद्ध जैसे खेमेबंदी से। लेकिन ये द्विध्रुवता का अंत इतने आसानी से नहीं हुआ। जो द्विध्रुवता का अंत हुआ, द्विध्रुव से मतलब 2 विचारधाराएं, 2 केंद्र बिंदु शासन के, उसका अंत भी अपने साथ कुछ चीजें लेकर आया। तो आज हम इसके पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बच्चे देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो ये बात आपको बता दूं ये रूस में हुई थी 1917 में, ये आपको याद करना है। शॉक थेरेपी जो है उसको अपनाया गया, तो इसको 1989 में शॉक थेरेपी, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस जब हम कर रहे थे पिछली यूनिट को कर रहे थे तब भी मैंने आपसे कहा था बच्चों कि शॉक थेरेपी को भी आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी से आशय क्या है? शॉक थेरेपी पहले एक झटका दिया जाता है, दिया रूस की अर्थव्यवस्था में, उस झटके के बाद उसको संभाला गया। तो ये जो पूरा सिस्टम था उसको शॉक थेरेपी के नाम से बच्चों जाना गया। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बर्लिन की दीवार, जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि बर्लिन की दीवार में आप कमेंट करें, तो एक बच्चे का कमेंट आया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करा करें जिससे कि हमें पता लगे कि आप की क्या क्वेरी है, आप कितना पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो बर्लिन की दीवार जो गिरी है वो 1989 में बच्चों 1991 में ये कह रहे हैं,
लेकिन बर्लिन की दीवार जो गिरी है वो 2 का 3 का आ 1989 में, और शॉक थेरेपी को बच्चों ये शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। 1989 नहीं, शॉक थेरेपी 1990 में रहेगी और बर्लिन की दीवार 1989 में रहेगी। मैंने आपको बताया था कि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। पिछले पेपर में भी जब हम ये प्रश्न में कर रहे थे बच्चों, तब मैंने आपको समझाया था कि उस समय बर्लिन के जो देश थे, पश्चिम और उत्तरी जो जर्मन थे, उन जर्मनों में समाजवाद और पूंजीवाद को लेकर राज्यों में मतभेद पैदा हो गया, और मतभेद इतने अधिक पहुंच गए कि 1969 में एक दीवार खींच दी गई, जो बाद में आके बच्चों 1989 में दोनों राज्यों में आपस में जर्मन में समझौता हुआ और वो जाके वो दीवार गिरी। और इसका कारण था कि रूस का, सोवियत संघ का पतन होना, कमजोर होना एक बहुत बड़ा इसका कारण रहा। तो इस तरह से पहले का आपने देख लिया रूस बोल्शेविक क्रांति, शॉक थेरेपी 1990 में, बर्लिन की दीवार 1989 में, और द्विध्रुवता के उदय के कारण क्या थे? 2 महाशक्तियों का उदय, बड़ी शक्तियों की संख्या कम, परमाणु हथियार की दौड़ या उपयुक्त सभी। तो आप भी इसमें बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि द्विध्रुवता का मतलब ही है 2 शक्तियों का, 2 ध्रुव बन गए, तो 2 शक्तियों का उदय हो गया। बड़ी शक्तियों की संख्या कम, जब बड़ी शक्तियां कम होती तो संख्या 3 होती, 4 होती, और परमाणु हथियारों की दौड़, दोनों ही राष्ट्र परमाणु संपन्न थे। तो इस तरह से इसमें उपयुक्त सभी आ जाएंगे बच्चों। निम्न में से बाल्टिक गणराज्य कौन सा है? तो इसमें बाल्टिक गणराज्य में एस्टोनिया भी है, लातविया भी है और लिथुनिया भी है। ये उपयुक्त सभी हैं। ये बाल्टिक जो देश हैं 10th के पॉलिटिकल साइंस में हैं, आप इसको देख लेंगे कौन कौन से देश हैं। अब बच्चों सत्य असत्य की बात करते हैं। पहला जो सत्य असत्य में है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लिथुनिया था। तो बच्चों ये सत्य है, लिथुनिया गणराज्य था। जैसे मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, ये आसपास के सोवियत के जो पड़ोसी देश थे उनका एक मिलकर एक 15 गणराज्यों का एक संघ बना था, और वो सभी अपने आप में तो स्वतंत्र थे, लेकिन वो सोवियत सरकार में अपनी विश्वास प्रकट किए थे और उनके अधीन होकर वो चल रहे थे। लेकिन 1991 के बाद इनका सिलसिला धीरे धीरे टूटता चला गया, सोवियत गणराज्य का विघटन हो गया, सोवियत संघ का। नंबर 2, सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या 15 थी। जैसे बार बार मैं आपसे कहता चला रहा हूं, तो जी हां बच्चों, ये सोवियत गणराज्य की में 15 थी। वर्सा पैक्ट का सैनिक समझौता था, ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा के आया था। वर्सा, नाटो, साटो है ना, ये सेंटो जो मैंने बताया था, ये सारे सैनिक गठबंधन है, ये तो सैनिक समझौता था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे, ये असत्य है ना, मिखाइल गोर्बाचोव, और ये इनके समय में इसका पतन हुआ था बच्चों। 1985 के दशक में मिखाइल गोर्बाचोव राजनीतिक सुधारों के लिए लोकतांत्रिकरण को अपनाया। बिल्कुल जी हां बच्चों, सत्य है ये। अभी हम आपको बताएंगे सोवियत गणराज्य का जो पतन का एक बड़ा कारण है वो मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों को भी माना जाता है। लोग उसको समझ सके, उसके मूल्यों को पहचान सके। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बच्चों आपको पता ही है, स्टालिन लिख दोगे यहां पर आप, स्टालिन, जोसेफ स्टालिन उनका पूरा वैसे नाम था बच्चों। नंबर 2, कठोर द्विध्रुवता व्यवस्था का दशक था 1945 से 1955। 1945 से 1955 कठोर द्विध्रुवता का दशक था। नंबर 3 में चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह का दमन लियोनिद ब्रेजनेव ने किया था। किन्होंने कब किया था बच्चों? ये चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह, है ना बेटा, ठीक है ना। 4 का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना, जो अभी मैं आपसे कह रहा था, उसका ही अर्थ आ जाएगा शॉक थेरेपी। मैंने आपको कहा था पहले अर्थव्यवस्था को शॉक देते हैं, करंट देते, मतलब झकझोरते हैं, थेरेपी। और सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन, तो अभी चर्चा हो ही रही थी, वर्षा ऊपर बात हो रही है, ये है ना। तो क्या था ये? वर्षा पैक्ट जिसको कहते हैं बच्चों, वही था ये जो तीसरे में यहां पर ना, वर्षा पैक्ट एक सैनिक समझौता था, वो इसका ही वो है आंसर है बेटे। अब अगला है यूएसएसआर का अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसएसआर का समाजवादी सोवियत गणराज्य,
समाजवादी सोवियत, और आप आगे लिख लेना गणराज्य हो जाएगा। वोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक था व्लादिमीर लेनिन, उनका पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। वोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे? तो अभी चर्चा ही करके आ रहे हैं, रूस लिख लोगे आप इसमें। ठीक भैया। फिर है चौथा पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्संरचना, पुनर्रचना कह लो चाहे, पुनर्रचना। सोवियत संघ का अंत बराबर चलता आ रहा है 25 दिसंबर 1991 में, आपको याद रखना ही पड़ेगा 25 दिसंबर। मुझे मालूम है आपको वैसे याद ही होगा बच्चों, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी का अंतिम 10 दिन शेष रह गए हैं, तो अब आपको मुझे मालूम है, एक बस अपन एक तैयारी कर रहे हैं। अब बच्चों आएंगे सही जोड़ियां। तो लियोनार्डो ब्रेजनेव जो आपने अभी बताई था मैंने आपको, है ना, तो सी पहला हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन, तो राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो इसका डी आ जाएगा। 2 भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे क्रम के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हीं के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बच्चों मनाया जाता है। भारत के महान शिक्षाविद थे, शिक्षा में सुधार के लिए इनके राधाकृष्णन एक आयोग भी बना था बच्चों, ये आपकी मैंने जानकारी लेके बता दूं। तीसरा वर्षा संधि बराबर आ रहा है, सैन्य समझौता हो जाएगा, तो ये तीसरा हो जाएगा। ताशकंद, ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ये चौथा यहां आ जाएगा बच्चों। और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीति, ये आपका इस तरह से सही जोड़ियां हो गई प्यारे बच्चों। अब आपके पास बच्चों हम लेकर आए हैं 2 नंबर के जो प्रश्न हैं, लघुत्तरी प्रश्नों की व्याख्या कीजिए जो हैं, तो इसको हम यहां पर आपके लिए लिखित में भी लाए हैं, आपको समझा भी दे रहे हैं। आप इस तरह से अगर आपके पास लिखे नहीं है तो आप बहुत अच्छे से इनके नोट्स बना सकते हैं, आप हूबहू लिख सकते हैं, आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, या आपकी सुरक्षा के ऊपर है। पहला है द्विध्रुवता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बहुत सरल है और बहुत अच्छा भी बच्चों। शीत युद्ध के दौरान विश्व का द्विध्रुवीकरण हो गया। शीत युद्ध के दौरान मैंने बताया था आपको, पहले समझा के आ गया, जो शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध का मतलब आपको फिर से एक बार कह दे रहा हूं, युद्ध नहीं होता, युद्ध जैसे सारे माहौल क्रिएट हो जाते हैं उसको हम शीत युद्ध, कोल्ड वार। युद्ध तो नहीं हो रहा था दोनों शक्तियों के बीच में, कौन शक्तियां? सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य में, वो अपने खेमेबाजी थी, ये मेरे गुट में, ये उसके गुट में, तुम उसके साथ व्यापार नहीं कर। आज भी यही हो रहा है, अमेरिका की दादागिरी चल रही है, ईरान के साथ जो व्यापार कर रहा है तो उसके साथ तेल ले रहा, तो अमेरिका से प्रतिबंध लगा दे रहा है। अभी आज भी यही तो हो रहा है, आज आप रूस के साथ हथियार खरीद रहे हैं तो प्रतिबंध लगा दे रहा है। अभी भारत ने जैसे S-400 लिया तो विश्व में बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या अमेरिका भारत पर भी प्रतिबंध लगाया, वो रूस से हथियार ले रहा है। तो ये सारी चीजें शीत युद्ध की ही छाया चली आ रही। जैसे अभी पिछले में था कि शीत गुटनिरपेक्षता का आज अंत हो गया, समझ लेना चाहिए, प्रासंगिक नहीं रहा या रहा, तो आज भी इसलिए तो प्रासंगिक है वो भाई, ठीक है ना। अब तो शीत युद्ध के दौरान विश्व का द्विध्रुवीकरण हो गया था, जिसमें शक्ति संरचना द्विध्रुवीय हो गई थी, यानी 2 तरफ मुड़ गई थी, एवं सोवियत संघ तथा अमेरिका में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, रूस के साथ किन देशों की सीमाएं लगती हैं? तो रूस के साथ जो सीमाएं लगती हैं बच्चों, उनमें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया। और मंगोलिया के अलावा, मंगोलिया 2 बार लिखने में आ गया, और उत्तर कोरिया, इतने देशों के साथ चीन की सीमाएं लगती हैं। तो ठीक बच्चों, अगला सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हो? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न है ये। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण परिणाम क्या निकले? तो सबसे पहला परिणाम तो आपके सामने यही रखा है, जो आपको याद ही नहीं करना, कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। क्योंकि शीत युद्ध क्या था? द्विध्रुवीता था, 2 ध्रुव थे, एक ध्रुव जब कमजोर हो जाएगा तो युद्ध की संभावना शून्य हो गई, तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। नंबर 2, नए स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ। जो
रूस के अधीन थे ना 15, वो आप अपने स्वतंत्र गणराज्य के रूप में कार्य करने लगे। और तीसरा, विश्व में अमेरिका का वर्चस्व हो गया, एक ध्रुव बचा, एक महाशक्ति बची, तो अमेरिका की दादागिरी शुरू हो गई। ये तीसरा प्रश्न हो गया बच्चों। चौथा, 4 सैनिक संगठन के नाम बताइए। तो 2 पे तो मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूं, नाटो, वर्षा, कल भी चर्चा हुई थी पिछले वीडियो में, है ना। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि, जो अमेरिका के नेतृत्व में काम कर रहा था, पूंजीवादी देशों का एक संगठन था। वर्षा पैक्ट सोवियत गणराज्य के नेतृत्व में इसके प्रत्युत्तर में बनाया गया। ऐसे ही तो क्या हो गया, नाटो हो गया, वर्षा संधि हो गई, सीएटो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, क्या बोलते हैं इसको, सीएटो, और चौथा सेंटो यानी केंद्रीय संगठन। ये इसका आंसर हो गया। जो अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है सिकाई के वो देख लेते हैं। जो सबसे पहले प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारण क्या है। तो ये डिटेल में तो आपके लिए लाता तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आपको हेडिंग बना के लाया हूं और आप इनको आसानी से देख के बना सकते हैं। तो सोवियत संघ के पतन के जो प्रमुख कारण थे, उसमें नंबर 1 बच्चे जो आपके सामने है, क्या कारण है उसका, एक दल का प्रभुत्व, इसका पहला कारण है। अमेरिका में जहां बहुत 2 दलीय व्यवस्था थी, तो सोवियत संघ में एक ही दल व्यवस्था थी, तो लोगों के पास एक छटपटाहट थी कि हमें वही चेहरे, भाई वही चेहरे, वही विचारधारा, वही राजनीतिक लोग दिख रहे हैं, तो वो इस तरह से एक नया बदलाव की ओर देख रहे थे। दूसरा, पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ना। जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि पश्चिमी देशों के समय, शीत युद्ध के समय, सोवियत संघ का एक बहुत तेजी के साथ विकास हुआ और सोवियत संघ एक विश्व के लिए आइडियोलॉजी बनकर उभरी कि भैया अब हमें नई समाजवादी विचारधारा से लेके चलना है, लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की हमें पूर्ति करना है। ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं बच्चों लेके सोवियत संघ के द्वारा ये चली जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे सोवियत संघ इस विचारधारा से पिछड़ता चला गया और पिछड़ने के बाद लोगों की जो जन आकांक्षाएं थी, वो आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी और इसी जन आकांक्षाओं को पूरा न कर पाने के लिए सोवियत संघ के पतन का एक बड़ा कारण पश्चिमी देशों की तुलना में उसका पिछड़ना रहा। तीसरा, मिखाइल गोर्बाचोव की सुधार नीति, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा जो नीतियां सुधार लाई गई, उससे लोगों को लोकतंत्र के बारे में असली जानकारी और हुई और लोग नए सुधारों की ओर और तेजी से देखने लगे। और लास्ट में नौकरशाही का बोलबाला, जो हम लाल फीताशाही कहते हैं, वो लाल फीताशाही का सच्चा उदाहरण तो यहाँ यूरोप में सोवियत संघ में देखने को मिलता था। सोवियत संघ में ये किसी की सुनते नहीं थे और जनता से इनकी अधिक दूरी थी, इसलिए जनता के मन में इनके खिलाफ एक असंतोष का वातावरण तैयार हुआ। दूसरा अगर प्रश्न करें बेटा, भारत और रूस के आपसी संबंधों में भारत किस प्रकार से लाभान्वित हुआ। तो जब भारत, आपको पता ही 1947 में आजाद हुए, तब सोवियत संघ एक ताकतवर शक्ति के रूप में विश्व पटल पर आ चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका का प्रतिस्पर्धी देश था, विश्व की 2 ध्रुवीय व्यवस्था का एक प्रमुख ध्रुव हुआ करता था। तो निस्संदेह हमारी जब सोवियत संघ से दोस्ती हुई तो हमें उसका कुछ लाभ मिला। वो लाभ बच्चों ये था कि सबसे पहले हमने परिवहन संबंधी आधारभूत प्रौद्योगिकी में विकास किया। सबसे पहले इस क्षेत्र में दोनों पक्ष ने INSTC ढांचे में जहाजी माल माने पानी के जो जहाजें के गमनागमन की निगरानी के लिए डिजिटल दस्तावेजीकरण और उससे आबादित तथा सुरक्षा सीमा पार जाने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की एक प्रणाली को विकसित करने में पर सहमत हुए। जो आज हम सैटेलाइट से निगरानी करते हैं, उसमें हमें सबसे पहले भागीदार के रूप में सोवियत संघ की भागीदारी हमको बच्चों मिली। नंबर 2, कृषि और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों का भी विकास हुआ। नई नई तकनीकें, कैसे प्रकार से खेती में परिवर्तन होना चाहिए, विज्ञान एक दूसरे के साथ अपने आदान प्रदान करना, सुझावों को, नई नई खोजों को भारत के साथ साझा करना, ये सोवियत संघ ने काम किया। ठीक बच्चों, फिर तीसरा है लघु और मध्यम व्यापार का समर्थन भी किया, पूंजी भी उपलब्ध कराई उन्होंने। और कश्मीर समस्या सबसे महत्वपूर्ण, हम इसके लिए सोवियत संघ के स्वतंत्रता के तुरंत बाद बच्चों बहुत ऋणी रहे। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो आप बार बार पढ़ ही रहे होंगे कि कश्मीर समस्या और अन्य मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन हमेशा किसने किया, सोवियत संघ ने किया। और भारत का सोवियत संघ के करीब जाने का बच्चों एक बहुत बड़ा कारण है कि ये भी था कि जब हम नए नए आजाद हुए तो विश्व में हमारे ऊपर दबाव अमेरिका के द्वारा खास करके बनाया जाने लगा। इंदिरा जी के समय तक आते आते अमेरिका के राष्ट्रपति आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा भारतीय
व्यवस्था से चिढ़ने लगे, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि भारत हमारे खेमे में आ जाएगा तो हम और शक्तिशाली दक्षिण एशिया में बन जाएंगे। पर भारत तटस्थता की नीति, नेहरू जी का एक अपना आइकन, नेहरू जी एक बड़े विश्व के स्थापित नेता के रूप में उभरे। असंलग्नता की नीति उनकी जोर शोर से विश्व में के कई नवोदित राष्ट्रों ने हाथों हाथ स्वीकार की। तो ऐसे कई कारणों से जब भारत विश्व मंच पर अकेला पड़ता दिखता था, कश्मीर समस्या पर जब भारत के खिलाफ माहौल बनाया जाता था या अन्य किसी मुद्दे पर माहौल बनाया जाता था, तो सोवियत संघ द्वारा या तो उसका वहां विरोध किया जाता था, और जब वोटिंग के लिए ऐसी बात आती थी तो वो उसको वीटो पावर के द्वारा उसको विधेयक को, कानून को वहीं रोक देते था। ये हमें बड़ा उससे सहूलियत मिली बच्चों। इसके अलावा अगर हम बच्चों इसके और प्रश्न देखें अगर इस पाठ के बच्चों, तो इसमें सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आप उधर देख ही चुके हैं उसमें। और सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बता दूं बच्चों कि सोवियत अर्थव्यवस्था, मैंने आपसे बार बार पहले शुरुआत से कह रहा हूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए एक न्यूनतम मिनिमम प्रोग्राम स्थापित कर दिया उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा की मैंने कहा कमी कहीं ना कहीं दिख रही थी। उसी वजह से इस प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देशों के, यूरोपीय देशों की तुलना में रसिया या सोवियत संघ पिछड़ता चला गया। अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक था, जिसमें एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण था, खुला माहौल था, और इस खुले बाजार थे, और इस खुले बाजार के व्यापार ने अमेरिका को, पूंजीवादी देशों को बहुत उन्नति प्रदान की, और धीरे धीरे विश्व में आर्थिक रूप से सशक्त होते चले गए बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आज आपके सामने ये इकाई हुई। हम अगली इकाई के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।